दृष्टि एस के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख डोंट लेट द सोशल रिसेशन रूइन योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ और द इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख वाई द लॉकडाउन हैज़ हाइटेंड आवर एंग्जाइटीज़ के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 1 के सामाजिक मुद्दे खंड से जुड़ा है। आइए लेख की शुरुआत करें। कोरोना वायरस, सामाजिक मंदी और मानसिक स्वास्थ्य। आम आदमी की जिंदगी का शायद ही कोई ऐसा कोना बचा हो जिस पर कोरोना वायरस का असर न पड़ा हो। पिछले कुछ हफ्तों से कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन जारी है। ज़्यादातर लोग अपने अपने घरों में बंद हैं। आवाजाही थमी हुई है। रोज़मर्रा की भागती दौड़ती जिंदगी में अचानक लगे इस ब्रेक और कोरोना वायरस के डर ने लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर असर डाला है। जब WHO ने कोरोना वायरस संक्रमण को पब्लिक हेल्थ के लिए इमरजेंसी बताया था, तब मानसिक और मनोवैज्ञानिक स्वास्थ्य की ज़रूरतों पर भी जोर दिया गया था। WHO की ओर से कहा गया था कि आइसोलेशन और लॉकडाउन के हालात से लोगों में चिंता, डिप्रेशन, टेंशन और डर बढ़ेगा। इससे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उभरेंगी। कोरोना वायरस के संक्रमण के दौर में वाकई मनोवैज्ञानिक समस्याएं काफ़ी बढ़ गई हैं। लोगों में कई तरह के डर पैदा हो गए हैं। चिंता, डर, अकेलापन और अनिश्चितता का माहौल है। ऐसी खबरें आ रही हैं कि कई लोग मानसिक तनाव से दिन रात जूझ रहे हैं। हाल ही में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा के उन छात्रों के परामर्श के लिए भरोसा हेल्पलाइन का उद्घाटन किया जो कोरोना वायरस के मद्देनज़र मानसिक तनाव का सामना कर रहे हैं। यह हेल्पलाइन केंद्रीय विश्वविद्यालय ओडिशा ने तैयार की है। इसका मकसद यूनिवर्सिटी के छात्रों को मानसिक और मनोवैज्ञानिक मदद उपलब्ध कराना है। ऐसे ही लॉकडाउन के चलते मानसिक समस्याओं को लेकर कई राज्य सरकारों ने भी हेल्पलाइन की शुरुआत की है। इन पर बीते हफ्तों में लाखों की तादाद में फ़ोन कॉल्स आए हैं। दूसरी तरफ समाज में सोशल रिसेशन का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। इन्हीं चिंताओं के बीच आइए बात करते हैं भारत में मानसिक स्वास्थ्य और उनसे जुड़े पहलुओं की। साथ ही जानते हैं कि क्या है सोशल रिसेशन और क्या हो इससे निपटने का रास्ता। सबसे पहले जान लेते हैं कोविड-19 से उपजी परिस्थितियों से लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर क्या असर देखा जा रहा है। इतिहास गवाह रहा है कि किसी भी वैश्विक महामारी का प्रभाव केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं रहा। इसका असर मनोवैज्ञानिक स्थिति और सामाजिक ताने बाने पर भी पड़ता है। कोविड-19 महामारी में भी यही स्थिति दिख रही है। इस महामारी ने जिस कदर अपने पैर फैलाए हैं, उस हिसाब से समाज में कई बदलाव हुए हैं। इसका सीधा असर लोगों की मानसिक स्थिति पर पड़ रहा है। इंडियन साइकियाट्रिक सोसाइटी के एक अध्ययन के मुताबिक कोरोना वायरस के आने के बाद देश में मानसिक रोगों से पीड़ित मरीजों की तादाद में 15 से 20% तक इजाफा देखा गया है। कोरोना वायरस के प्रकोप के बाद लोगों को परेशान करने वाली मुख्य 3 वजहें हैं। एक तो कोरोना वायरस से संक्रमित होने का डर, दूसरा नौकरी और कारोबार को लेकर अनिश्चितता और तीसरा लॉकडाउन के कारण आया अकेलापन और सोशल रिसेशन। कई लोग तो इस वक्त अपने परिवार, रिश्तेदार और दोस्तों से दूर अकेले ही हालातों से जूझ रहे हैं। ऊपर से फिलहाल महामारी को लेकर इतनी अनिश्चितता और उलझन है। लोगों को नौकरी जाने, सैलरी कटने या बिजनेस खत्म होने का भी सामना करना पड़ रहा है। असंतोष के चलते उनके निजी संबंधों में भी तनाव बढ़ रहा है। कमरे में बंद अनिश्चित भविष्य के बारे में सोचकर लोगों की मानसिक दिक्कतें बढ़ी हैं। सब कुछ कब तक ठीक होगा, इसका कोई जवाब नहीं है। ऐसे में तनाव की स्थिति पनपना स्वाभाविक है। इस तनाव का असर शरीर, दिमाग, भावनाओं और व्यवहार पर पड़ रहा है। हर किसी पर इसका अलग अलग असर हो रहा है। कोरोना वायरस महामारी आर्थिक मंदी की तरह ही सोशल रिसेशन यानी सामाजिक मंदी का कारण बनती जा रही है। सोशल रिसेशन सामाजिक संपर्कों के ढह जाने या खत्म हो जाने की स्थिति है। दरअसल कोविड-19 के संक्रमण को रोकने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग और सोशल आइसोलेशन की प्रैक्टिस की जा रही है, जिसके चलते बीते कुछ हफ्तों से सामाजिक संबंधों में गिरावट देखी गई है और इसके असर से लोगों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में बदलाव महसूस किया जा रहा है। सोशल रिसेशन बढ़ने से लोगों के नर्वस सिस्टम यानी तंत्रिका तंत्र पर गहरा असर पड़ रहा है। अकेलेपन और आइसोलेशन के कारण स्ट्रेस हार्मोन ज़्यादा रिलीज होने से हृदय गति में वृद्धि, मांसपेशियों में तनाव और रक्त के गाढ़ेपन जैसे शारीरिक बदलाव देखे जा रहे हैं।
इस बदलाव से मानसिक स्वास्थ्य पर भी गहरा असर पड़ रहा है। इसके अलावा लॉकडाउन के इन हालातों में उन लोगों की मुसीबत और ज़्यादा बढ़ गई है जो पहले ही मेंटल इलनेस के शिकार थे। चलिए जानते हैं मानसिक स्वास्थ्य क्या है और इसमें क्या क्या शामिल है। मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बुनियादी तौर पर और अभिन्न रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। WHO ने स्वास्थ्य की परिभाषा में शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य को भी शामिल किया है। इसलिए स्वस्थ होने का मतलब शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ होना माना जाता है। मानसिक स्वास्थ्य में इमोशनल यानी भावनात्मक, साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक और सोशल यानी सामाजिक वेलबींग शामिल है। मेंटल हेल्थ हमारे सोचने, समझने, महसूस करने और काम करने की क्षमता पर गहरा असर डालता है। आम भाषा में समझें तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य एक सही मनोवैज्ञानिक स्थिति को दिखाता है, यानी यह मानसिक विकारों से मुक्त होने की स्थिति है। भारत सरकार के मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017 के मुताबिक विचार, मनोदशा, अनुभूति और याददाश्त आदि से संबंधित विकारों को मानसिक रोग कहा जाता है। ये मनोरोग हमारे जीवन के सामान्य कार्यों जैसे निर्णय लेने और वास्तविकता की पहचान करने आदि में मुश्किलें पैदा करते हैं। मानसिक अस्वस्थता की स्थिति में मानसिक समस्याएं जैसे अवसाद, चिंता, पैनिक डिसऑर्डर, तनाव, एंग्जाइटी आदि का सामना करना पड़ सकता है। अगर इन विकारों की स्थिति बिगड़ी तो मानसिक विक्षिप्तता की स्थिति भी आ सकती है। 2015 में WHO द्वारा जारी एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर 1 मिलियन जनसंख्या पर 3 या उससे भी कम मनोचिकित्सक हैं, जबकि तकरीबन 7.5% भारतीय किसी न किसी तरह के मानसिक विकार से ग्रस्त हैं। WHO के मुताबिक 2020 तक दुनिया भर में डिप्रेशन यानी अवसाद दूसरी सबसे बड़ी समस्या होगी। कई रिसर्च में अवसाद को हृदय संबंधी रोगों का मुख्य कारण बताया गया है, यानी ये मानसिक विकार कई तरह की समस्याएं पैदा करते हैं। अब चर्चा करते हैं उन कारणों की जिनके चलते मानसिक विकार पैदा होते हैं। साथ ही जानते हैं कि इसके क्या प्रभाव हैं। लोगों में मनोविकार कई कारणों से पैदा होते हैं। इसमें एक अहम कारक आनुवांशिक होता है। साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया आदि मनोरोग उन लोगों में ज़्यादा पाए जाते हैं जिनके परिवार का कोई सदस्य इनसे पीड़ित हो या रहा हो। कई बार कमज़ोर व्यक्तित्व या सामाजिक इग्नोरेंस का शिकार व्यक्ति भी मानसिक विकारों का जल्दी शिकार बन जाता है। मनोरोग की एक बड़ी वजह शारीरिक बदलाव को भी माना जाता है। दरअसल किशोरावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था, गर्भधारण जैसे शारीरिक परिवर्तनों को एक्सेप्ट न कर पाने के कारण भी डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे विकार होने लगते हैं। वातावरण जनित परिस्थितियां भी आज के समय में ऐसे रोगों की वजह बन रही हैं। ऐसे ही कुछ खास तरह की दवाएं, केमिकल, शराब और अन्य मादक पदार्थों का सेवन भी मानसिक विकारों की बड़ी वजहें रहे हैं। मानसिक विकारों की अहम वजह भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक आघात भी हैं। मसलन निजी संबंधों में तनाव, तलाक, प्रियजन की मृत्यु, आत्मसम्मान को गहरी चोट, आर्थिक हानि, कर्ज, परीक्षा या प्रेम में असफलता, पारिवारिक दबाव आदि के चलते भी लोग मनोरोग के शिकार हो जाते हैं। इसके अलावा सामाजिक सांस्कृतिक हालात जैसे प्रवासन, अकेलापन, दुर्घटना, प्रतिस्पर्धात्मक माहौल, सामाजिक गतिविधियों से दूर होना, बेरोजगारी, महंगाई, हिंसा, बढ़ते अपराध, असुरक्षा, प्राकृतिक आपदाएं भी मानसिक स्वास्थ्य को गहरे तौर पर प्रभावित करती हैं। तनावपूर्ण परिस्थितियां और इनका सामना करने की असमर्थता मानसिक तनाव पैदा करती हैं। मानसिक अस्वस्थता का सामाजिक और आर्थिक स्तर पर काफी गहरा असर पड़ता है। यह गरीबी, बेरोजगारी, कमजोर स्वास्थ्य, नशाखोरी आदि समस्याओं की वजह बनता है। मानसिक विकारों से पीड़ित व्यक्तियों को अक्सर समाज में गलत धारणाओं की वजह से भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इसलिए ज़्यादातर लोग मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या से पीड़ित होने के बाद भी यह मानने को तैयार नहीं होते कि उन्हें कोई समस्या है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे के आंकड़े बताते हैं कि मानसिक विकारों से पीड़ित ज़्यादातर लोग देखभाल और इलाज को ज़रूरी नहीं मानते। नतीजतन मानसिक रोगियों की स्थिति बदतर हो जाती है। ऐसे लोग कई बार शारीरिक शोषण का शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे व्यक्तियों को जीने की बुनियादी ज़रूरतों के लिए संसाधनों की कमी से जूझना पड़ता है। यहाँ तक कि सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों में भी इनकी उपेक्षा होती है। ऐसे में सवाल है कि मानसिक स्वास्थ्य के संदर्भ में भारत सरकार ने अब तक क्या क्या प्रयास किए हैं। भारतीय समाज में सार्वजनिक, निजी और व्यक्तिगत तीनों ही स्तरों पर मानसिक स्वास्थ्य हमेशा से एक उपेक्षित मुद्दा रहा है। इस मसले पर न केवल समाज का रवैया बेरुखी भरा है, बल्कि सरकारों की नज़र में भी यह एक गैर ज़रूरी विषय रहा है।
हालांकि भारत सरकार ने इस दिशा में कुछ सकारात्मक कदम उठाए हैं। इन कदमों के तहत 1982 में देश में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति को सुधारने और जागरूकता लाने के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम यानी NMHP की शुरुआत की गई। इस कड़ी में 1987 में मेंटल हेल्थ एक्ट लागू किया गया। आगे 1996 में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जमीनी स्तर तक पहुंचाने के लिए जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम DMHP की शुरुआत की गई। इसी दिशा में सरकार द्वारा 2014 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति की घोषणा की गई, जिसमें रोगी केंद्रित और प्रगतिशील प्रावधान लाए जाने के साथ साथ सेवा वितरण और प्रशासन में पारदर्शिता व व्यावसायिकता संबंधी प्रावधानों को भी जगह दी गई। बदलते वक्त को देखते हुए मेंटल हेल्थ एक्ट 1987 की जगह 2017 में मानसिक स्वास्थ्य देखभाल अधिनियम 2017 लाया गया ताकि मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत किया जा सके। इस अधिनियम का मकसद मानसिक रोगों से ग्रस्त लोगों को मानसिक स्वास्थ्य सुरक्षा और सेवाएं प्रदान करना है। यह एक्ट ऐसे रोगियों के गरिमा के साथ जीवन जीने के अधिकार को भी सुनिश्चित करता है। इसके जरिए प्रत्येक व्यक्ति को मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच का अधिकार दिया गया है। इस अधिनियम ने भारतीय दंड संहिता की धारा 309 में संशोधन किया, जो पहले आत्महत्या को अपराध मानती थी। अब आत्महत्या अपराध नहीं है और आत्महत्या की कोशिश करने वाले व्यक्ति को मानसिक बीमारी से पीड़ित माना जाएगा। मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के गैर संचारी रोगों यानी नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज NCDs के फ्लेक्सी पूल के अंतर्गत शामिल किया गया है। सरकार ने फ्लेक्सी पूल के लिए आवंटित राशि को पिछले 2 सालों में तकरीबन 3 गुना बढ़ाया है, लेकिन इन तमाम कोशिशों के बावजूद अभी चुनौतियां कम नहीं हैं। ऐसे में सवाल है कि भारत में मानसिक स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी चुनौतियां और समस्याएं क्या-क्या हैं। मानसिक विकारों के संबंध में जागरूकता की कमी एक बड़ी चुनौती है। देश में जागरूकता की कमी और अज्ञानता के कारण लोगों द्वारा किसी भी तरह के मानसिक स्वास्थ्य विकार से पीड़ित व्यक्ति को पागल ही माना जाता है और उसके साथ बेहद अमानवीय बर्ताव किया जाता है। अगर कोई व्यक्ति एक बार किसी मानसिक रोग से ग्रस्त हो जाता है तो जीवन भर उसे इसी तमगे के साथ जीना पड़ता है, चाहे वह भले ही पूरी तरह ठीक हो गया हो। आज भी भारत में इस तरह के लोगों के लिए समाज की मुख्य धारा से जुड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। मनोविकारों के लक्षणों के संबंध में अक्सर जानकारी के अभाव में मानसिक रोगी और समाज के अन्य लोगों के बीच एक अंतर बन जाता है और रोगी को सामाजिक अलगाव का सामना करना पड़ता है। इस वजह से उसकी हालत और खराब हो सकती है। भारत में मानसिक रूप से बीमार लोगों के पास या तो देखभाल की ज़रूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और अगर सुविधाएं हैं तो उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं है। ऐसे ही एक बड़ी चुनौती मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच की है। भारत के जिलों या ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रखने वाले स्वास्थ्य केंद्र या अस्पतालों में से ज़्यादातर ऐसे हैं जहां मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं नहीं हैं, जबकि भारत में एक बड़ी आबादी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से ग्रस्त है और इसमें से भी 80% मरीज ऐसे हैं जो चिकित्सकीय इलाज नहीं लेते। इसका एक बड़ा कारण मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच में कमी और उनका महंगा होना है। ऐसे में ग्रामीण स्तर पर पेशेवर मनोचिकित्सकों की कमी भी देश में स्वास्थ्य सेवाओं के एक निराशाजनक पहलू को उजागर करती है। नेशनल मेंटल हेल्थ सर्वे 2015-16 के मुताबिक भारत के ज़्यादातर राज्यों में मानसिक स्वास्थ्य का कुल बजट 1% से भी कम है। इनमें से कुछ राज्य तो ऐसे हैं जहां मानसिक स्वास्थ्य संबंधी दिशा निर्देशों में स्पष्टता और संपूर्णता की कमी होने के कारण सही दिशा में धन का इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्या से निपटने के लिए मानसिक स्वास्थ्य वित्त पोषण के संबंध में स्पष्ट और सुव्यवस्थित गाइडलाइंस जारी किए जाने की ज़रूरत है। राज्यों को मानसिक स्वास्थ्य के लिए अलग से बजट की व्यवस्था करने में बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा मानसिक स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं का सटीक कार्यान्वयन, समय सीमा, जिम्मेदार एजेंसियों और परिणामों की निगरानी के लिए बेहतर प्रबंधन इत्यादि जैसी मुश्किलें भी सामने आती हैं। कई बार यह भी देखने में आया है कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए आवंटित धन का एक बड़ा हिस्सा केवल कर्मचारियों के वेतन भुगतान और दवाओं की खरीद में ही खर्च किया जाता है। ऐसे में सवाल है कि आखिर आगे की राह क्या हो। कोविड-19 के चलते देश में मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि इससे निपटने के लिए आवश्यक क्षमताओं का विकास किया जाए। इसके लिए सरकार को पहले मौजूदा मानसिक रोगियों की ज़रूरतों के लिए तैयारी करने की ज़रूरत है,
ताकि उन्हें मेडिसिन, ट्रीटमेंट और काउंसलिंग मिल सके। फिर आगे पेश आने वाली दिक्कतों के मद्देनज़र नागरिकों को मनोवैज्ञानिक मदद देने के लिए व्यवस्था किए जाने की ज़रूरत है। इस दिशा में लक्षण आधारित इलाज और रिसर्च को बढ़ावा देना शुरू किया जाना चाहिए। इसी तरह मानसिक विकार से जुड़े मामलों की निगरानी की व्यवस्था होनी चाहिए। इनकी निगरानी के लिए मोबाइल फ़ोन से जुड़ी नई तकनीकों का इस्तेमाल भी किया जा सकता है। लोगों के मानसिक स्वास्थ्य को जांचने के लिए बेहतर और स्मार्ट तरीके खोजने होंगे। इस संबंध में कोविड-19 से उपजे तनाव को मैनेज करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता बढ़ाने और मदद मुहैया कराने की ज़रूरत है। मानसिक स्वास्थ्य के लिए दवाइयों के जरिए इलाज करने पर ज़्यादा ध्यान देने के बजाय काउंसलिंग, सलाह, समझ पैदा करना, योग, मेडिटेशन, पुनर्वास और मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा आदि पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मीडिया और सोशल मीडिया पर मानसिक रोगों के प्रति समझ को बढ़ाकर लोगों को संवेदनशील बनाया जा सकता है। मानसिक विकारों के प्रारंभिक लक्षणों के प्रति भी जानकारी बढ़ाए जाने की ज़रूरत है ताकि प्रारंभिक स्तर पर ही इससे निपटा जा सके। गौरतलब है कि एक बेहतर मानसिक स्वास्थ्य प्रणाली विकसित करने के लिए वित्त पोषण सबसे अहम कारक होता है। ऐसे में स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी बुनियादी अवसंरचना के विकास के लिए सरकारी वित्तीय सहायता भी अहम भूमिका अदा कर सकती है। जब तक केंद्र और राज्य के बीच धन के आवंटन एवं उपयोग में स्पष्टता, सहयोग और जिम्मेदारी का भाव विकसित नहीं होता, तब तक मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम के लक्ष्यों को पाया नहीं जा सकता। आंकड़े बताते हैं कि भारत में प्राथमिक स्तर पर स्वास्थ्य देखभाल का बुनियादी ढांचा काफ़ी कमज़ोर है। इसलिए ज़रूरी है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण पर निवेश किया जाए। स्वास्थ्य देखभाल से जुड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए राज्य और केंद्र के बीच उचित तालमेल की ज़रूरत है ताकि भारत में मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति मजबूत हो सके। आइए नोट करते हैं आज का सवाल। सवाल है, भारत में मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चुनौतियों का विश्लेषण करते हुए इनसे निपटने के लिए भारत सरकार द्वारा अब तक किए गए प्रयासों का उल्लेख कीजिए।